नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है एक गंवार माँ ने ऐसा क्या लिखा अपनी वसीयत में कि बेटे बहुओं की आंखें शर्म से झुक गईं। क्या हो गया अम्मा? सुधा नाश्ता करके बाहर आ ही रही थी कि उसने देखा उसकी अम्मा चंदा गुस्से में तिलमिलाई हुई खड़ी थी। तुम तो दरवाजा बंद करने आई थी ना अम्मा, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, अब तेरे बाबूजी भी अब 1.25 साल हुआ नहीं, एक से छुट्टी पाई नहीं और दूसरी को बुला लिया। अरे किसको बुला लिया और किससे छुट्टी पाई? अरे पूरी बात तो बताओ। सुधा को समझ में आ गया कि उसकी अम्मा बहुत ही नाराज हैं और अम्मा को शांत करके उनसे बातें निकलवाना सुधा को बहुत अच्छा आता है। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो कुर्सी पर और मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाकर लाती हूँ। ठंडा दिमाग करो, चाय पियो, फिर पूरी बात बताओ। यह था बाबू श्याम सुंदर पांडे का परिवार। छोटा परिवार, सुखी परिवार। कुल 3 ही प्राणी थे इस परिवार में, बाबू श्याम सुंदर पांडे, उनकी पत्नी चंदा पांडे और उनकी बिटिया अमृता। वैसे अमृता को घर में सुधा कहकर पुकारा जाता था। सुधा को अपने इस अमृता नाम पर बड़ा ऐतराज था। इतना अच्छा नाम तो है सुधा, बाबूजी फिर बाहर स्कूल में अमृता नाम रखने की क्या ज़रूरत थी? देख बेटा, घर में चाहे जैसा भी रहो या हो, पर बाहर का तामझाम अच्छा होना चाहिए। यह था बाबू श्याम सुंदर का जिंदगी के प्रति रवैया। हाँ तो साहबान अपना बात कर रहे थे श्रीमती चंदा देवी पांडे के गुस्से का कारण। श्रीमती चंदा पांडे की रसोई घर के बाहर एक कुर्सी रखी रहती थी, जिसमें रसोई करते करते गर्मी लगे तो थोड़ा बैठा जा सके। जब 2-4 घूंट चाय भी उन्होंने पी ली, तब जाकर उनका दिमाग तनिक ठंडा हुआ। अब बताओ अम्मा, किससे साल भर पहले छुट्टी पाई और किसने किसको बुलाया? अरे तू तो पागल है बिल्कुल। श्रीमती पांडे का वाक्य पूरा होने के पहले ही सुधा बोल पड़ी। लो जी, पेपर दूध की चाय पिला दी आपको और आप मुझे पागल बोल रही हो। अरे नहीं नहीं रे, मिसेज चंदा पांडे सोच रही थी या अगर गुस्सा हो गई तो बीच बीच में जो चाय पिलाने की फरमाइश कर देती हूँ वह भी मुश्किल हो जाएगी। मैं तो तेरी दादी की बात कर रही थी, वह तो साल भर पहले निपट गई। क्या बोला अम्मा, निपट गई? अरे कहने का मतलब स्वर्ग सिधार गई। हाँ तो अब तुम्हारे पापा ने अपनी मौसी यानी तेरी दादी की बहन को बुला लिया। अरे वाह वाह, छोटी दादी आ रही हैं। सुधा खुश हो गई थी। उसे अपनी दादी की छोटी बहन बहुत अच्छी लगती थी। छोटी दादी कितनी क्यूट है ना अम्मा, गोरा रंग, गोल मोटोल, बड़ी बड़ी आंखें। अपने ज़माने में खूबसूरत रही होंगी, पर आज तो उनको लेकर परेशानी है, कान में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता उनको। अरे अम्मा क्या है ना, उनके कान के पास मुंह ले जाकर बोला करो तो आसानी से सुन लेंगे। सुधा का बचपना तो था, बड़े भोलेपन से उपाय भी सुझा दिया था उसने अपनी अम्मा को। अरे तू भी लगाए है, अपने सिर में पता नहीं कौन सा आयुर्वेदिक तेल लगाती हैं, उनके पास में खड़ा ही नहीं रहा जाता बदबू के मारे। हाय अम्मा, कौन सा तेल लगाती हैं? मैं तो ज़रूर पूछूंगी उनसे। तभी इस उम्र में भी कितने लंबे लंबे बाल हैं, पतले हैं तो क्या हुआ? ऐ खबरदार! चंदा पांडे ने बड़ी बड़ी आंखें निकालकर अपनी बिटिया को डांट दिया था। खबरदार, जो वह गंदा वाला आयुर्वेदिक तेल घर में लाई तो तेल की शीशी के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल करूंगी। सुधा बेचारी इस अप्रत्याशित डांट की उम्मीद नहीं कर रही थी, सो वह चुप हो गई। यथा समय बाबू श्याम सुंदर पांडे की मौसी जी पधारी। कुछ दिन तो बाबू श्याम सुंदर से ही बातें करती रहीं, कभी अपने लड़कों की, कभी अपने बहुओं की। कभी यह शिकायत करती कि बहुएं उन्हें ढंग से खाना नहीं देती। अपना सा रायता कभी बोलूं बनाने को तो जवाब देती हैं कि दही नहीं है। 2-4 दिन तो श्याम सुंदर बाबू ने सुन लिया। अब उनको भी विरक्ति सी होने लगी। रोज रोज वही बातें, रोज रोज वही बातें। चंदा पांडे तो जानबूझकर रसोई में ही सारा समय बिता देती। उसकी भी शिकायत मौसी श्याम सुंदर बाबू से कर देती। अरे बनाती तो वही दाल चावल रोटी सब्जी है, अब सारा दिन रसोई में क्या करती है बहू? बात करने तक सामने नहीं आती। अब श्याम सुंदर बाबू ने एक तरीका निकाला। इससे पहले कि मौसी अपना पुराना राग अलापने लगे, उन्होंने खुद ही मौसी से मोहल्ले वालों तक की खबर लेना शुरू कर दिया। कैसे हैं मन्नू काका? मन्नू काका असल में मौसी के पड़ोसी थे और स्वर्गीय मौसा जी के दोस्त भी थे। किस चीज़ का? मौसी को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा था तो उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ही पूछा, मन्नू काका? अब श्याम सुंदर बाबू ने उनसे भी ऊंची आवाज़ करके दोबारा पूछा तो मौसी पलट कर बोली, कितनी ज़ोर से चिल्ला कर बात करता है श्याम? श्याम सुंदर बाबू ने बड़ी लाचारी से अपनी पत्नी की तरफ देखा, परंतु इस बीच में मौसी उनके सवालों का जवाब देने में लग गई। अरे वह लोग तो ठीक ही हैं,
उनके भी लड़के मेरे लड़के जैसे नालायक हैं, कोई खबर नहीं लेता उन दोनों की। उनकी पत्नी भी थोड़ी बीमार रहती हैं, बाकी लड़के दोनों अलग अलग हो गए हैं। ज़मीन जायदाद लड़के इसलिए देखते हैं कि ज़मीन से जो उपज होती है वह खुद रख लेते हैं और काका से बोल देते हैं कि फसल हुई ही नहीं। और उनकी गाय ने भी इस साल बछड़ा दिया है। मौसी एक सांस में सब कुछ बोलती चली जा रही थी। सुधा रसोई घर में खड़ी खड़ी मुस्कुराकर सोच रही थी, यह छोटी दादी भी अच्छी हैं, एक सवाल करो उनसे और पूरी कुंडली खोलकर रख देती हैं। पापा ने भी अच्छा तरीका निकाला है। यह बुढ़िया भी अजीब है, थकने का नाम ही नहीं है भाई, चंदा पांडे सोच रही थी। एक दिन बाबू श्याम सुंदर पांडे कहीं बाहर गए थे। मौसी जी चंदा पांडे से बात करने के उद्देश्य से रसोई घर में ही कुर्सी लेकर बैठ गई थी। क्यों बहू रानी, श्याम कहाँ गए? पोहा लेने। आए, चूहा लेने? लोग चूहा भगाने के लिए बिल्ली लाते हैं और यह चूहा लेने क्यों चला गया? चंदा पांडे को वैसे भी गुस्सा तनिक जल्दी आता था और अब मौसी की इस सवाल ने जैसे आग में घी का काम किया। अरे पागल हो रही हो का मौसी, चूहा नहीं पोहा लेने गए हैं। मौसी की आवाज़ से 3 गुना तेज आवाज़ चंदा पांडे की निकली। पड़ोसन सुशीला दौड़ी दौड़ी आई यह पता लगाने की श्याम सुंदर बाबू के यहाँ माजरा क्या है। क्या हुआ जीजी, कौन से उलझ रही हो? अरे मैं काहे को किसी से उलझूं, मेरा स्वभाव नहीं है किसी से उलझने का, पर इस बुढ़िया के मारे परेशान हूँ। एक तो इनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, इनसे बात करो तो पूरे मोहल्ले को सुनाई दे जाए, पर इनके कान में आवाज़ ही नहीं पहुँचती। सुशीला को समझ में तो आ गया था कि चंदा पांडे का मिजाज गर्म हो गया है, परंतु फिर भी जाते जाते उसने एक तीर छोड़ ही दिया। मुझे लगा कि तुम जीजाजी से झगड़ा कर रही हो। क्यों बहू रानी, वो औरत क्या बोल रही थी? वैसे सुशीला की बात का जवाब चंदा पांडे ने इतना धीरे आवाज़ में दिया था कि कोई अच्छा भला कान से सुनने वाला इंसान भी 2 बार क्या बोला अवश्य बोलता। अब चंदा पांडे का गुस्से के मारे सिर में दर्द होने लगा था। बुढ़िया की बात का जवाब दिए बिना वह सीधे अपने बेडरूम में गई और आंखों में पट्टी बांधकर बिस्तर पर लेट गई। मौसी जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सुधा से भौहें ऊंची करके और दोनों हाथ हिलाकर इशारे से पूछा, क्या हुआ? सुधा ने भी निःशब्द होकर कंधे उचका दिए और हाथ हिलाकर जवाब दिया, नहीं मालूम। बाबू श्याम सुंदर जी बाजार से पोहा के साथ 2-4 सब्जी और भी लेकर जब घर आए तो उन्होंने बिटिया को आवाज़ दी, अपनी अम्मा को बुलाओ बिटिया। बाबूजी, अम्मा तो सिर्फ आंखों में पट्टी बांधे अपने कमरे में सो रही हैं। ऐसे बेटाइम में? बाबूजी के कानों के पास हाथ रखकर बड़ी रहस्यमयी आवाज़ में सुधा ने बात बताई। बाबू श्याम सुंदर जी ने रेलवे के किसी ऑफिस से बतौर बड़े बाबू अवकाश प्राप्त किया था। बड़े बड़े अफसरों को बखूबी झेल लेते थे, परंतु चंदा रानी के सामने थर थर काँपने लगते थे। खास तौर पर जब चंदा रानी कोप भवन अपने बेडरूम में गुस्सा होकर लेटी हों। चंदा रानी, ओ चंदा रानी, क्या हो गया? आंखों में काहे पट्टी बांधी हो भाई? शहद में पड़ी आवाज़ से उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी थी। मौसी सुन लेंगी, इसका तो कोई डर ही नहीं था। मौसी तो ईश्वर की कृपा से तनिक ऊंचा सुनती थी। रही बिटिया सुधा तो उसे पता था कि अम्मा को मनाने में बाबूजी को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब हम आंखों पे पट्टी बांधे या मुँह में पट्टी बांधे, आपको क्या करना है? चंदा रानी एक झटके में उठकर बैठ गई थी। बाबू श्याम सुंदर जी चुपचाप पत्नी को बैठे देखते रहे। श्याम सुंदर जी की नज़रों में चंदा रानी किसी कैकेयी से कम नहीं दिख रही थी। पल भर तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे को खामोश नज़रों से देखते रहे। अंततः बाबू श्याम सुंदर जी ने ही खामोशी तोड़ी। अरे चंदा रानी, आंखों में अगर तकलीफ हो तो चलो चलो डॉक्टर को दिखा लाते हैं। वैसे भी आंखों की तकलीफ बड़ी प्रॉब्लम देती है। कमरे की आबो हवा और चंदा रानी का मिजाज इतना गर्म था कि बाबू श्याम सुंदर जी को जल्द से जल्द घर के बाहर निकलने में ही भलाई दिखी। जल्दी से डॉक्टर को दिखा लेने में ही भलाई है। चलो तैयार हो लो जल्दी से, मैं ऑटो बुलाकर लाता हूँ। यद्यपि बिटिया सुधा ने सारी बातें बाबूजी को चुपचाप बता दी थी, परंतु बाबू श्याम सुंदर जी ऐसे बातें कर रहे थे चंदा पांडे के सामने जैसे वह सारी बातों से अनभिज्ञ हो। सड़क पर आते ही बाबू श्याम सुंदर जी ने सोचा, ऑटो तो ज़्यादा पैसे लेगा, चलो रिक्शा कर लेते हैं। मुद्दे की बात तो चंदा रानी से सारी बातें पूछना ही था, तो क्या ऑटो और क्या रिक्शा। फिर उन्हें चंदा रानी की सेहत का ख्याल आया कि रिक्शे में चढ़ते चढ़ते यदि कहीं श्रीमती जी गिर गईं और हड्डी टूट गई तो एक और नई परेशानी का सबब बनेगा। सो श्याम सुंदर जी ने ऑटो लेने में ही भलाई जानी कि कम से कम गिरने की गुंजाइश तो न रहेगी।
अब जब बात सेहत की निकल आई है तो ये भी जान लीजिए कि बाबू श्याम सुंदर जी दुबले पतले, सिर पर चांद, आंखों पर चश्मा और अपने व्यक्तित्व को भारी भरकम बनाने के लिए उन्होंने भारी भरकम मूछें रखना उचित समझा। और श्रीमती चंदा पांडे अच्छी खाते पीते घर की लगती थी। किसी ज़माने में नयन नक्श शायद खूबसूरत रहे होंगे, पर आजमेद बहुल शरीर में खूबसूरती का कहीं नामो निशान नहीं था। खैर साहब ने आनन फानन में ऑटो रिक्शा आया। सुधा और मौसी दोनों खड़ी खड़ी देख तो रही थी। चंदा रानी कराती कराती श्याम सुंदर से बोली, तनिक तुअर लाना है। उनका तात्पर्य तुअर की दाल से था। चंदा रानी की इस बात को सुनकर मौसी चौंकी थी। अरे इतनी अच्छी कॉलोनी में बड़े बड़े मकानों के बीच सुअर भी रहते हैं क्या? और तुअर शब्द को मौसी के द्वारा सुअर सुनने पर चंदा रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह और भी कराती कराती ऑटो रिक्शा में आकर बैठ गई। जैसे ही ऑटो रिक्शा चला और चंदा रानी को थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगी, उनका कराहना बंद हो गया। अब सही सही बताओ ज़रा क्या हुआ? बाबू श्याम सुंदर जी अब अपनी पत्नी चंदा रानी से मुखातिब थे। आप एक बात बताओ, ये बुढ़िया कब तक रहेगी यहाँ? इनसे बात करो तो मोहल्ले में लोग बाग पूछने आ जाते हैं कि जीजी किससे उलझ रही हो, और जो बात ना करूं तो मुसीबत यह है कि आपसे शिकायत कर देती हैं। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? बोलते बोलते चंदा रानी अपने पल्लों से आंखों को रगड़ने लगी थी। ईमानदारी की बात तो यह थी कि आंखों में आंसू तो आ ही नहीं रहे थे, परंतु बाबू श्याम सुंदर जी के सामने कुछ दिखावा भी तो ज़रूरी था। शांत हो जा चंदा रानी, अब रो गाओ नहीं भाई तुम। देखो बुढ़िया है, लड़के और बहुएं उनको देखती नहीं हैं। 2-4 दिन अगर रह लेती हैं तो बुराई नहीं है। थोड़ी बहुत रायता चटनी और पूड़ी सेक दिया करो बीच बीच में, खाकर प्रसन्न हो जाएंगी। अरे बुढ़ापा है, कितने दिन जिएंगी? फिर कितनी दूर है जबलपुर से नरसिंहपुर, चली जाएंगी। अरे तो बुढ़िया का ठेका क्या अपन लोगों ने ले रखा है? तुम्हें तो उम्र दराज लोगों को संभालने की अच्छी आदत है। तुमने हमारी अम्मा की भी बहुत सेवा की थी चंदा रानी, भगवान झूठ ना बुलवाएं। बाबू श्याम सुंदर को पता था कि अगला इंसान अगर नाराज़ है तो थोड़ा बहुत मस्का पालिश खूब काम बनाता है। इन्हीं सारे नायाब गुणों के कारण ही श्याम सुंदर बाबू ऑफिस के बड़े बाबू बने थे। ईमानदारी की बात तो यह है कि जब तक बाबू श्याम सुंदर की अम्मा जिंदा रहीं तब तक श्याम सुंदर बाबू अपनी अम्मा की सेवा के मामले में चंदा रानी के मोहताज कभी नहीं रहे। यहाँ तो बात अलग थी। मौसी उनकी खुद की थी, बुढ़िया थी। अब उसे तुम अपने घर जाओ तो बोला नहीं जा सकता था। श्याम सुंदर बाबू को एक शाश्वत सत्य पता था, जब वक्त पड़े बाको तो गधे को बोलो काको। श्याम सुंदर बाबू ने चंदा रानी से दाएं बाएं खूब तरह की बातें की, पटाया, और दोनों ऑटो में घूम घाम कर घर आ गए। ऑटो से उतरकर चंदा रानी लेफ्ट राइट करती करती घर के अंदर हो गई। मौसी ने उन दोनों को देखा। अब मौसी को ईश्वर ने कानों से वंचित किया था, पर अक्ल का कच्चा नहीं बनाया था। उन्होंने धूप में तो बाल सफ़ेद किए नहीं थे, तो मौसी सब कुछ ताड़ गई। उस दिन तो मौसी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन मौसी ने भी अपनी चाल चल दी। नहा धोकर जब पूजा हो गई तो उन्होंने इस सुधा को आवाज़ दी, बिटिया तनिक बहू रानी को बुलाओ ज़रा। चंदा रानी के हाथ में उन्होंने 2000 टिकाए और कहा, नरसिंहपुर से चलते समय बड़ी जल्दी में थी तो तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं पाई। बहू रानी एक काम करो, 1500 तुम अपने लिए रखो, साड़ी खरीद लेना, और 500 रुपया सुधा बिटिया के हाथ में देना। कुछ मनपसंद चीज़ें ले लेंगी। यह तो मौसी को भी पता था और सुधा को भी पता था कि सुधा के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मौसी की चाल काम कर गई। चंदा रानी का सिर दर्द और मिजाज गर्म होना एकदम से ठीक हो गया। बड़े बड़े गुनीजन वैसे ही बोल गए हैं, माया महा ठगनी हम जानी, और साहब इस माया के फेर में जो पड़ा वह समझो गया। यह तो महज इत्तेफाक था कि दूसरे दिन मौसी को खूब तेज बुखार आया। बिल्कुल हाथ पांव ढीले हो गए मौसी के। चंदा को तो बाबू श्याम सुंदर की बात एकाएक याद आ गई। कितने दिन जिएंगी? अब तो चंदा रानी के होश ठिकाने आ गए। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे बजरंगबली, यह बुढ़िया सही अपने नरसिंहपुर पहुंच जाए तो 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। सुनिए जी, आप तो वह नुक्कड़ वाले सिसोदिया डॉक्टर को बुला कर ले आइए। यह सिसोदिया डॉक्टर की नुक्कड़ पर एक छोटी सी दुकान थी। RMP थे, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, पर MBBS डॉक्टर लोगों को जो धंधे नहीं आते थे वह उनको आते थे। फलस्वरूप इनकी गृहस्थी की गाड़ी भी बड़े प्रेम से खींच रही थी। बड़ी मुश्किल है। मौसी की नब्ज देख कर आते ही बाबू श्याम सुंदर ने बड़े गंभीर आवाज में बोले थे। मरीज को तो कोई होश नहीं था, परंतु बाबूजी और उनकी पत्नी चंदा के तो होश ठिकाने आ गए।
डॉक्टर की बात सुनकर। सिसोदिया डॉक्टर की बहन नरसिंहपुर में रहती थी तो डॉक्टर साहब इनके पूरे कुनबे को पहचानते थे। बाबू श्याम सुंदर जी, एक काम करो आप तो, यह बुढ़िया को तो ज़्यादा दिन नहीं है लगता मुझे, एक स्टाम्प पेपर पर बुढ़िया के अंगूठे के निशान लगवा लो। अब भाई देखो, यहाँ रह रही हैं, 2 महीने से खा रही हैं, अब दवा दारू भी चलेगी, खर्चा तो होता है ना। डॉक्टर सिसोदिया ने अकेले में ले जाकर बाबू श्याम सुंदर को पट्टी बढ़ाने की कोशिश की। बहुत ज़मीन जायदाद की मालकिन है यह, थोड़ा बहुत अगर मुझे भी दान दक्षिणा कर दो तो मैं मामला फिट करा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ईश्वर की असीम कृपा है, मेरे पास बहुत है, मैं इतना कमीना काम नहीं कर सकता। अगर यह 2 दिन रहेंगी और मेरे घर खाएंगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी मौसी हैं आखिर यह। दवाई की पर्ची लेकर बाबू श्याम सुंदर ने डॉक्टर सिसोदिया को तो रफा दफा कर दिया। अपनी फीस लेकर जाते जाते सिसोदिया डॉक्टर ने बाबू श्याम सुंदर को देखकर हाथ जोड़े, मानो निःशब्द होकर कह रहे हो, हरिश्चंद्र की औलाद, तुझे तो मैं देखता हूँ। परंतु पुराने ग्रंथ साक्षी हैं कि नारद मुनि ने शादी तो अवश्य नहीं की थी, पर पृथ्वीवासियों में उनकी गुणों की पूजा करने वाले बहुत मिलेंगे। डॉक्टर सिसोदिया ऐसे लोगों में अग्रणी थे। अगले ही दिन सिसोदिया डॉक्टर अपनी बहन के घर नरसिंहपुर में विराजमान थे। 1-2 दिन के बाद नरसिंहपुर घूमते घूमते मौसी के लड़कों के घर पधारे। क्यों भैया, अपनी अम्मा को घर से निकाल दिए हो क्या? बहुत बुरे हाल है बेचारी के। वह तो ईश्वर की कृपा रही तो हम इत्तेफाक से बाबूजी के घर पहुँचे तो उनको देखकर दवा दारू दे आए। बहुत तेज़ बुखार आया रहा उनको। बाबूजी की श्रीमती चंदाबाई कह रही थी कि अब देखो मौसी को, उनको लड़कों ने भगा दिया, अब हमारे मत्थे आकर पड़ी हैं। मुलाकात होते ना होते तोप का गोला दाग दिया था सिसोदिया डॉक्टर ने, और हमसे यह भी कह रहे थे कि स्टम्प पेपर में मौसी के अंगूठा लगवा सकते हैं, हमें भी कुछ दान दक्षिणा कर देंगे अगर हम बात संभाल ले तो। हमने तो हाथ जोड़ लिए कि भैया ऐसा काम हम नहीं करेंगे। इसके जवाब में मौसी के लड़कों ने घूर के देखा था और बातें न बढ़ाकर वह अपने घर के अंदर हो गए थे। इधर बाबू श्याम सुंदर को चंदा रानी के साड़ी के पल्ले में बड़े तरतीब से कठान बंधा हुआ नोट दिख गया था। कुछ रुपए हो तो दो, हम तुमको बाद में लौटा देंगे, बाबू श्याम सुंदर दास बोले थे। कुछ फल वल ले आए मौसी के लिए। हाँ परमेश्वर, तुम तो लो हमसे पैसा, और इस 2000 के बदले अगर 4000 ना झटक लिए आपसे तो हमारा नाम चंदा रानी नहीं। सामने सामने ऐसा कुछ ना कहते हुए चुपचाप पल्ले में से रुपए निकाल कर उन्होंने बाबू श्याम सुंदर को टिका दिए थे। इधर श्याम सुंदर बाबू मन ही मन पैतरा कस रहे थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मौसी तू तो फल वल खा ले खूब, अपनी चंदा रानी को तो हम संभाल लेंगे। बीमार होने के बावजूद मौसी की सातिन नज़रों से यह सब छुपा नहीं रहा। दूसरे ही दिन मौसी के दोनों सपूत आधम के मौसी को लेने के लिए गाड़ी लेकर आए हैं भैया, अम्मा को ले जाने के लिए। सुनते हैं कि अम्मा बीमार थी। बाबू श्याम सुंदर पांडे के दिमाग में बिजली कौदी। सिसोदिया डॉक्टर नरसिंहपुर पहुंच रहे का? हाँ, उनकी बहन रहती है ना वहाँ। खाना वाना खाकर दोपहर को निकल जाना भैया, बाबू श्याम सुंदर पांडे औपचारिकता बस बोले थे। मौसी के लड़कों से वैसे उनकी कतई नहीं पड़ती थी। अंततः गत्वा श्याम सुंदर पांडे जी कमरे के अंदर चले गए मौसी का सामान लेने, और उनके दोनों लड़के गाड़ी के पास खड़े हो गए जाकर। चंदा रानी सिर पर पल्लू रखकर मौसी के चरण स्पर्श करने को झुकी। मौसी ने उनका हाथ थाम कर उठाने के बहाने 500 के 8 नोट चुपचाप मोड़कर उनके हाथ में टिका दिए। मौसी ने सोचा कि इन रुपयों को अगर वापस ले जाती हैं तो उनके सपूत छीन लेंगे, बेहतर है कि चंदा रानी को ही दे जाएं। चंदा रानी और श्याम सुंदर ने बहुत सेवा की उनकी। फिर श्याम सुंदर को चंदा रानी से रुपए लेते उन्होंने देख ही लिया था। अरे मौसी, इसकी क्या ज़रूरत थी? यह औपचारिकता चंदा रानी ने की अवश्य थी, परंतु इतना धीरे से बोली थी कि मौसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसके पहले कि कोई इन रुपयों पर नज़र डाले, चंदा रानी ने पल्ला सिर पर रखने के बहाने अपने ब्लाउज में उनको खोस लिया था। खैर साहब, मौसी तो चली गई नरसिंहपुर। जाते जाते कार में खूब दुआएं देती जाएं श्याम सुंदर पांडे और चंदा पांडे को। अरे श्याम और उसकी दुल्हन बहुत अच्छे हैं, श्याम तो तनिक भी नहीं बदला, बहुत सेवा करी हमारी, खूब खिलाए पिलाए, कभी रायता, कभी चटनी, कभी पूड़ी, कभी फल। बहुत देर तक सुनते सुनते जब बिल्कुल भी असहाय हो गया तो मौसी के छोटे लड़के ने तमतमा कर मौसी को सवाल किया, हाय खूब खिलाया, खूब पिलाया, और अगर तुमसे कोरे कागज़ पर दस्तखत कर लेते तो? मौसी ने बेटे की बात को ना सुनने का बहाना किया, लेकिन जब उन्होंने उसके शब्दों पर गौर किया तो उन्हें सारा माजरा समझ में आया कि इसलिए मेरे बेटों को मेरी याद आई।
मौसी के दिमाग में एक उपाय सूझा और उन्होंने इस बात को अपना हथियार बना लिया। जब भी बेटे या बहू उनका कोई कहना नहीं मानते तो वह श्याम सुंदर के पास जाने की और उन्हें बुलाने की धमकी देने लगती, तो बेटे और बहू उनके मन की कर देते। अब उनका जीवन बहुत आराम से कटने लगा। कुछ दिन बाद मौसी भगवान को प्यारी हो गईं। उनके मौत की खबर श्याम सुंदर को भी पता चली, तो वह भी मौसी के अंतिम दर्शन करने और उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए। मौसी के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी कि तभी वकील साहब आए। वकील साहब ने कहा कि आपकी अम्मा ने वसीयत तैयार करवाई थी और कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे अंतिम क्रिया से पहले ही मेरी वसीयत मेरे बच्चों को पढ़कर सुना दी जाए। सब लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वह गंवार बुढ़िया मौसी भी वसीयत बनवा सकती है। अब बेटे बहू एक दूसरे का मुँह देखने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि अब तो उसके हाथ से सारा धन माल ही चला जाएगा, क्योंकि वसीयत में माँ ने मौसेरे भाई श्याम सुंदर को ही अपना वारिस बनाया होगा, क्योंकि हमेशा माँ उन्हीं के पास जाने की धमकी देती थी। लेकिन फिर भी औपचारिकता बस उन्होंने वसीयत पढ़कर सुनाने के लिए वकील साहब को कहा। मौसी का परिचय देने के बाद वकील साहब ने वसीयत को आगे पढ़ना शुरू किया। मैं अपने सारे खेत और घर अपने दोनों बेटों और बहुओं में बराबर बांटती हूँ, और जो बैंक में मेरे थोड़े पड़े गहने हैं उन्हें भी मैं अपने बहुओं को सौंपती हूँ, और श्याम सुंदर को अपनी सेवा करने के बदले में बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देती हूँ। वह जिंदगी भर जहाँ भी रहे फले फूले। अब मेरे बेटे और बहुओं को लग रहा होगा कि श्याम सुंदर ने सिर्फ कुछ दिनों मेरी सेवा करी, तो मैं उन्हें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम्हें मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रही हूँ जो भी इस गंवार के पास थी, क्योंकि तुम्हें यह न लगे कि माँ का सेवा करना घाटे का सौदा हुआ, तुम्हें कुछ नहीं मिला। यह वसीयत मैं इसलिए बनवा रही हूँ कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को उनकी असलियत नहीं दिखा पाई, वह मरने के बाद उन्हें दिखा सकूं, और मैं अपने बच्चों को यह भी बता सकूं कि श्याम सुंदर जैसा इंसान होना मुश्किल है। उसने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की। हाँ, चंदा रानी के अंदर थोड़ा सा लालच था, लेकिन वह भी बहुत अच्छी है। जहाँ लोग अपने माँ बाप की पूरी प्रॉपर्टी लेने के बाद भी अच्छे से भोजन नहीं देते हैं, वहीं चंदा रानी ने मुझे प्यार से खिलाया और सम्मान दिया। मेरे बच्चों, मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह धमकी दी कि मैं श्याम सुंदर के पास चली जाऊंगी, और उस लालच में तुमने मेरी सेवा की, इसलिए सारा श्रेय श्याम सुंदर को ही जाता है। फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम लोग हमेशा फलो फूलो, और तुम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा किसी लालच में नहीं बल्कि प्यार से करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तुमसे भी ज़्यादा स्वार्थी है। यही कहकर वकील साहब ने वसीयत बंद कर दी। दोनों बेटों और बहुओं की आंखें शर्म से झुक गई और झरझर आंसू बहने लगे। श्याम सुंदर और चंदा रानी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। श्याम सुंदर की आंखों से प्रेम के आंसू थे और चंदा रानी की आंखों से पश्चाताप के, क्योंकि उन्होंने भी कुछ पैसों के लालच में ही मौसी की सेवा की थी। आज मौसी ने अपनी वसीयत में अपने बच्चों को प्रॉपर्टी तो दिए, लेकिन कुछ नसीहत भी दी। वकील साहब के जाने के बाद सभी बच्चों ने मिलकर मां की अंतिम क्रिया संपन्न की। यह कहानी आपको कैसी लगी? मौसी की वसीयत बनाने का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।